प्रकरण 12 विद्वान घोड़े। अमेरिका के एक ऐसे कुत्ते का हाल पाठक सुन चुके हैं जो मनुष्य की बोली बोल सकता है। अब विद्वान घोड़ों का भी वृत्तांत सुन लीजिए। यह वृत्तांत भी अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ है। इसे सहस्त्र रजनी चरित्र की कहानी या गप न समझिए। इन बातों की परीक्षा पंडितों ने की है और इनके सच होने का सर्टिफिकेट भी दिया है। जिन लोगों ने इन बातों की सच्चाई में संदेह किया था और इन घोड़ों का समझ और गणित शक्ति की बात को इनके मालिकों की चालाकी बताई थी, उनकी आलोचनाओं का खंडन अनेक पंडितों ने अच्छी तरह किया है। किसी नए वैज्ञानिक तत्व का पता लगने पर पता लगाने वाले का कर्तव्य है कि उस विषय से संबंध रखने वाली सारी बातें वह लिख ले। इसके बाद वह तत्व संबंधी सिद्धांत ढूंढ निकालने की चेष्टा करे। यही व्यापक नियम है। पर जब कोई अलौकिक और अद्भुत बातें ज्ञात होती है तब पहले यही देखना पड़ता है कि वे बातें सच भी है या नहीं, क्योंकि पहले तो उन पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। अतएव पहले उनकी सच्चाई पर दृढ़ प्रमाण देना पड़ता है। सिद्धांत पीछे से निकाले जाते हैं। यह घोड़ों की विद्वत्ता संबंधी विषय भी अलौकिक अतएव अविश्वसनीय सा है। इसलिए पहले उसका संक्षिप्त वृत्तांत लिखकर उसकी सच्चाई का प्रमाण दिया जाएगा। सिद्धांत पीछे से निकलते रहेंगे। जर्मनी में एक महाशय रहते हैं। उनका नाम है हर वॉन आस्टिन। उन्होंने एक घोड़ा पाला और उसका नाम रखा हंस। इस बात को कई वर्ष हुए। उन्होंने उसे अन्य बातों के सिवा जोड़, बाकी, गुणा आदि के प्रश्न हल करना भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि हंस में सोचने, समझने और याद रखने की शक्तियाँ विद्यमान है। इस घोड़े की गणित ज्ञान की परीक्षा डॉक्टर फर्स्ट नाम के एक विद्वान ने की, पर उसकी राय में इस घोड़े की संबंध की सारी बातें आस्टिन की चालाकी का कारण मालूम हुई। अतएव उसने अपनी जांच का फल बड़े ही प्रतिकूल शब्दों में प्रकाशित किया। आस्टिन ने हर अंक के लिए अपने घोड़े की टाप के ठोकों की संख्या नियत कर दी थी। उदाहरणार्थ, 1 के लिए 1 ठोका, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। इस तरह और भी समझिए। जब उस घोड़े की सामने बोर्ड पर जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिए कुछ संख्याएं लिख दी जाती, तब वह पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपनी टापों के ठोकों से देता। इस पर डॉक्टर फर्स्ट ने आस्टिन पर यह इल्ज़ाम लगाया, ज्यों ही घोड़ों उत्तर सूचक अंकों को बताने वाले ठोकों को अंतिम संख्या पर पहुंचती है, त्यों ही आस्टिन साहब कुछ इशारा कर देते हैं। उस इशारे को पाते ही घोड़ा वहीं रुक जाता है और ठोके नहीं लगाता। अतएव उसकी टापों के ठोकों की संख्या से सही जवाब निकल आता है। यदि मालिक इशारा न करे तो घोड़ा कभी सही जवाब न दे सके। इस पर अखबारों में बहुत दिन तक वाद विवाद होता रहा। कितनों ही ने यह सब आस्टिन साहब की बाजीगरी बताई। कितनों ही ने कहा कि यदि आस्टिन साहब के इशारों से भी हंस वे सब काम करता हो जिनके किए जाने की घोषणा की गई है, तो यह साबित होता है कि और घोड़ों की अपेक्षा वह अधिक बुद्धिमान है और उसमें सोचने, समझने अर्थात विचार करने की भी शक्ति है। जर्मनी में एक जगह एल्बरफेल्ड है। यहाँ क्राल नाम के एक धनी रहते हैं। वह बहुत बड़े व्यापारी है। विज्ञान से भी आपको प्रेम है। जब उन्होंने हंस की बुद्धिमत्ता की बातें अखबारों में पढ़ी, तब उन्होंने इस घोड़े को प्रत्यक्ष देखना चाहा। वह आस्टिन के अस्तबल में गए। हंस को उन्होंने देखा और बड़ी कड़ी परीक्षाएं ली। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि आस्टिन के लिए इशारा देना असंभव हो गया। 30 पर भी हंस ने उसके दिए हुए जोड़, बाकी, गुणा आदि के प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। इस पर काल को विश्वास हो गया कि यह घोड़ा अवश्य ही अलौकिक बुद्धिमान है। उन्होंने कहा कि जिन विज्ञान शास्त्रियों ने इस घोड़े की बुद्धिमानी की विद्वत्ता में शंका की है, उनकी शंका को मैं निर्मूल सिद्ध करने की चेष्टा करूँगा। यह कहकर वह अपने घर लौट गए। घर आकर काल ने 2 अरबी घोड़े खरीदे। एक का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, दूसरे का जरीफ। यह बात 1908 की है। इसी सन के नवंबर की 2 तारीख को उन्होंने इन घोड़ों को सिखाना शुरू किया। शिक्षा का ढंग उन्होंने प्रायः वही रखा जो आस्टिन का था। बहुत ही थोड़ा फेरफार करके उस प्रणाली को कुछ और सरल अवश्य कर दिया। उन्होंने भी आस्टिन की ही तरह प्रत्येक अंक के लिए घोड़ों के खुरों के ठोकों की संख्या नियत कर दी। इकाई के अंकों के लिए वह दाहिने पैर के खुर से और दहाई के अंकों के लिए बाएं से काम लेने लगे। 3 ही दिन में बोर्ड पर लिखे गए 1, 2, 3 ये 3 अंक घोड़े सीख गए
और उन अंकों पर मुंह रखकर पूछे गए अंक भी वे बताने लगे। 10 दिन बाद मोहम्मद 4 तक गिनने लगा। इसके बाद कराल ने उन दोनों को इकाई और दहाई का भेद सिखाया। तब वे अपने दाहिने बाएं पैरों के खुरों से उनको बताने लगे। 12 दिन बाद मोहम्मद जोड़ और चाकी लगाने लगा। उसे ऐसे सवाल दिए जाने लगे, 1 + 3, 2 + 5 इत्यादि, 5 × 3, 4 × 2 इत्यादि। 18 नवंबर को कराल साहब ने गुणा और भाग सिखाया और 21 को कसर और कसर वाले अंकों का जोड़ आदि। दिसंबर में मोहम्मद ने कुछ शब्द जर्मन और कुछ फ्रेंच भाषाओं के सीख लिए और इन भाषाओं में किए गए प्रश्नों को वह समझ भी लेने लगा। 1909 के मई महीने में मोहम्मद वर्गमूल और घनमूल भी सीख गया और गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगा। गणित ज्ञान में उसने मनुष्य को भी मात कर दिया। इसके बाद उन घोड़ों को पढ़ना और स्पेलिंग करना सिखाया जाने लगा। रोमन वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए 11 और 66 के बीच का कोई अंक निश्चित किया गया। 4 ही महीने की शिक्षा से जरीफ चाहे जो शब्द उसके सामने उच्चारण किया जाए उसके स्पेलिंग कर लेने लगा। फिर चाहे वह शब्द कभी उसने बोर्ड पर लिखा देखा हो चाहे न देखा हो। कल्पना कीजिए, उसके सामने पेपर शब्द बोला गया, बोलते ही वह PAPER वह कह देगा। अर्थात इन 5 वर्णों के लिए जो अंक निश्चित होंगे उन्हें वह अपने पैरों के ठोकों से बना देगा। जर्मन या फ्रेंच भाषा में उन भाषाओं के शब्द विशेषों में जो वर्ण होंगे उनकी वह कम परवाह करेगा। परवाह वह सिर्फ उच्चारण की ध्वनि की करेगा। अर्थात ध्वनि से जो स्वर या व्यंजन व्यक्त होंगे उन्हीं को वह अपनी टापों से बतावेगा। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी आदि भाषाओं की शब्दलिपि अस्वाभाविक है। इस बात को मनुष्य ही नहीं घोड़े तक समझते हैं। इसी से वे ध्वनि के अनुसार जैसा कि देवनागरी लिपि में होता है उनकी वर्ण कल्पना करते हैं। अस्तु, मोहम्मद एक दफ़े बीमार हो गया। उसकी पिछली टांग में चोट आ गई। वह लंगड़ाने लगा। पशु चिकित्सक डॉक्टर मिटमैन बुलाए गए। उन्होंने उसे देखा और दवा बताकर चले गए। इसके बाद डॉक्टर डेकर उन घोड़ों को देखने आए। उन्हें कराल साहब जरीफ के पास ले गए। जाकर वह उससे बोले, डॉक्टर मिटमैन की तरह यह भी चिकित्सक है। इनका नाम है डेकर, परंतु यह मनुष्य की चिकित्सा करते हैं, पशुओं की नहीं। आधे घंटे तक जरीफ का इम्तिहान जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूल, धनमूल तथा वर्ण निर्देश या स्पेलिंग में हुआ। सब में वह पास हो गया। इम्तिहान हो चुकने पर कराल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इनका नाम अब तक याद है? जारेफ ने अपने पैरों के ठोकों से उत्तर दिया, DGR याद रखिए। डेकर के सही सही उच्चारण करने से प्रायः उन्हीं 3 वर्णों की ध्वनि मुंह से निकलती है। जरीफ वर्णों के बीच का स्वर भूल गया था, पर याद दिलाने पर उसने अपनी भूल सुधार दी। आस्टिन के साथ वैज्ञानिकों ने कैसा सुलूक किया था, उसे किस तरह झूठा ठहराया था, यह बात काल साहब अच्छी तरह जानते थे। अतएव उन्होंने अपने घोड़ों की शिक्षा का समाचार अखबारों में न प्रकाशित किया। कुछ ही विश्वसनीय विद्वानों और मित्रों को उनकी परीक्षा लेने दी। 3 साल बाद उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की। फल यह हुआ कि जर्मनी के विद्वानों और विज्ञानवेताओं में हलचल मच गई। उनके 2 दल हो गए, एक अनुकूल पक्ष, दूसरा प्रतिकूल। उन दोनों ने अपने अपने पक्ष की हाँकने में आकाश पाताल एक कर दिया था। पशुशास्त्र, मानस शास्त्र, प्राणी विज्ञान आदि के पंडितों की समझ में यह बात आती ही नहीं कि घोड़े भी सिखलाने से इतने विद्वान हो सकते हैं। अगस्त 1913।